नमस्कार, मैं मुकेश कटारे। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। इस क्लास में पिछले लेक्चर में आपने देखा कि कैसे हम करेक्ट आंसर लिख सकते हैं मुख्य परीक्षा में। 3 मार्कर के एग्जाम्पल आपको बताए गए और एक क्वेश्चन जो था वो 6 मार्कर यानी जिसे 100 वर्ड में लिखना होता है वो डिस्कस किया गया। आज उसके आगे पिछली बार हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, उसके प्रकार बताओ। ठीक, ज्योग्राफी का ही अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में नदियों की उपयोगिता समझाई, यूटिलिटी ऑफ रिवर्स इन एमपी। ठीक, इसका आंसर आपको 100 वर्ड में देना है, 100 शब्दों में देना है। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर इसमें मध्य प्रदेश नहीं भी लिखते, ऐसा लिख देते कि नदियों की उपयोगिता बताओ भारत में, तब भी यही आंसर था। मध्य प्रदेश जोड़ दिया है तो इस आंसर में थोड़ा सा हम जहाँ भारत लिखते वहाँ पर मध्य प्रदेश शब्दों का प्रयोग करते हुए आंसर देना है। अगर मैं आपको ये कंटेंट ना बताऊं और आपके ऊपर छोड़ दूं कि अब आप ही बताओ कि मध्य प्रदेश में नदियों की उपयोगिता क्या है, तो आप 1 या 2 पॉइंट से ज़्यादा आप नहीं बता सकते हो। आप ये बोलोगे कि इससे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। ठीक, ऐसे कुछ जनरल से पॉइंट। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया है तो जनरल पॉइंट्स लिखने से आपको जनरल मार्किंग ही होगी। स्पेसिफिक मार्किंग के लिए ज़रूरी है कुछ स्पेसिफिक पॉइंट लिखो मुख्य परीक्षा में। अगर आप दूसरों से अच्छा नहीं लिख पाते हैं कंटेंट, क्वालिटी और प्रेजेंटेशन, तो स्वाभाविक है आपको नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं। देखें, इसमें चेक करते हैं कि क्या है। इन्होंने लिखा कि देश में सर्वाधिक नदियां प्रदेश में बहती हैं, इसी कारण इसे नदियों का प्रदेश या नदियों का मायका कहा जाता है। बड़ा अच्छा लगा, ऐसा कहा भी जाता है। शुरुआत की लाइनें पढ़ने से लगा कि हाँ, व्यक्ति लिखेगा आंसर काफ़ी कुछ ठीक ठाक लिखेगा। अब इन्होंने प्रमुख नदियां भी बता दी, जैसे चंबल, नर्मदा, सोन, ताप्ती आदि। अब उपयोगिता को इन्होंने साइड में लिखा और चार्ट बना। ये काम आप कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो कि शुरुआत हो गई, पूरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा था, अब आपके पॉइंट्स अलग दिख रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं, एक एक पॉइंट लिख रहे हो। राइटिंग उतना अच्छा ना होने के बाद भी रीडेबल है, तो वैल्यूअर को कोई समस्या नहीं आती है पढ़ने में, वो आसानी से आपको नंबर देता जाता है। जैसे पहला है कि विद्युत उत्पादन, हेडिंग बना दी कि प्रदेश में जवाहर सागर, राणा प्रताप, गांधी सागर, वर्गी, अमरकंटक आदि नदी परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन हो रहा है। वेरी गुड, बट और अच्छा करने के लिए आप यहाँ मेंशन कर सकते थे कि इतने मेगावाट क्षमता नदियों पर हमने स्थापित की हुई है। और ये किया जा सकता है। प्रीलिम्स में तो आप पढ़ते हैं ना, मध्य प्रदेश में इतनी विद्युत, टोटल इतना प्रोडक्शन होता है, इतना ताप विद्युत है, इतना हाइडल पावर है, तो वो पॉइंट आपको डालना है। वैल्यूअर के सामने एक अकेली आपकी कॉपी नहीं है। वो कैसे चेक करता है, तो ध्यान देना आप लोग कि उसके पास एक तो आयोग की ओर से मॉडल आंसर जाता है। ध्यान देना, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, आयोग कोई मॉडल आंसर नहीं भेजता है, तो उनका ये अधूरा ज्ञान है। आयोग की ओर से मॉडल आंसर भेजा जाता है। दूसरी बात कि जो जिस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है उसको मॉडल आंसर की आवश्यकता नहीं होती है, वो उसको देखता भी नहीं। कॉपियाँ आपकी कॉपी के पहले कई सारी कॉपी चेक की होंगी, तो वो अपने आप से एक रेफरेंस के रूप में उसके लिए काम आती है। अगर उसने कैपेसिटी मेंशन की है और आपने अपने आंसर में मेंशन नहीं की है, तो स्वाभाविक है आपको नंबर कम मिलेंगे। उसने नहीं किया, आपने मेंशन किए, तो ऑब्वियस सी बात है उसको जितने नंबर दे रहा था उससे ज़्यादा वो आपको नंबर देगा। तो ये उस वैल्यूअर का वहाँ पर जो माइंड है ये आप बनाते हैं। आपका कॉपी बताता है और कॉपी के साथ साथ अन्य कॉपियों से कंपैरिजन भी होता जाता है, तो इस पर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट देखें, सिंचाई परियोजनाओं में वृद्धि। नदियों पर कई बांध, नहरें, इन्होंने नहरों के नाम लिखे, वर्गी, सरदार सरोवर, हलाली नहर, वेनगंगा आदि निर्मित कर
प्रदेश में पर्याप्त सिंचाई हो रही है। गुड, अच्छा है। सिंचाई की कैपेसिटी और मिसिंग है, यानी आंसर अच्छा है। आंसर को सर्वोत्तम बनाने के लिए सिंचाई कितने क्षेत्र पर हो रही है, कितने एकड़ पर हो रही है, वो भी उपलब्ध है ना, वो मेंशन किया जा सकता है। तीसरा इन्होंने लिखा बाढ़ नियंत्रण, तो इन नदियों पर ऊंचे बांध निर्मित कर बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। गुड। फिर मिट्टी के कटाव पर रोक, तो ये वाला जो पॉइंट है इससे स्पष्टता नहीं आ रही है कि मिट्टी के कटाव पर कैसी रोक, नदियों से मिट्टी के कटाव पर किस प्रकार की रोक। तो पूरा सेंटेंस अगर बनाते तो ये फ्रूटफुल होता, मगर ऊपर के 3 पॉइंट काफ़ी अच्छे हैं। अगला कि कृषि का विकास, खाद्यान्न, तिलहन दलहन फसलों को जल आपूर्ति, ये भी अच्छा पॉइंट है भाई, इनसे कृषि में सुधार आएगा। सिंचाई तो है ही, फिर कृषि के विकास को एक अलग पॉइंट बना दिया, स्मार्टनेस दिखाई गई। फिर मछली पालन, जिससे राज्य की आय में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, ये भी अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट, अतः स्पष्ट है कि प्रदेश की नदियाँ राज्य की आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण में योगदान देती हैं। मतलब इस आंसर को शुरुआत से लेके एंड तक पढ़ने पर एक संतुलित आंसर दिखाई देता है, एक बैलेंस्ड आंसर के रूप में सामने आता है। तो ऐसी परिस्थिति में 4 नंबर नॉर्मल सी बात है कि 4 नंबर इनको दिए जा सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 6 नंबर में। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भारत के जलवायु प्रदेशों का वर्णन कीजिए, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया। अब ध्यान देना, होता क्या है, यदि आपके सामने चॉइस है, जैसे यहाँ पर 6 नंबर के एक पार्ट में आपको सिर्फ कितने क्वेश्चन करने हैं, 10-15 क्वेश्चन लगभग होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ देगा, इसको सॉल्व नहीं करेगा, स्किप कर देगा वो। क्यों? क्योंकि इसमें विदाउट इंफॉर्मेशन आप तुक्के नहीं लगा सकते। जलवायु का जो यहाँ पर विभाजन है उसको पूछा जाता है, जब तक नहीं पढ़ा होगा आप इसमें लिख ही नहीं सकते। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेगा, इसको छोड़ देगा। लेकिन वे लोग जो इसको चूज करते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन है, दूसरे क्वेश्चन की तुलना में इसमें नंबर उसको अच्छे मिलेंगे। प्रश्न अपने आप से बताता है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा नंबर लाएगा और कौन सा क्वेश्चन एवरेज नंबर लाएगा और कहाँ एवरेज से भी कम मार्किंग होगी। समझ पाए मैं जो पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों दूसरे क्वेश्चन की तुलना में इसमें अच्छी मार्किंग होगी। तो क्वेश्चन चूज करते समय हमें इस बात पर भी ध्यान देना पड़ता है कि हम अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं या क्वेश्चन आप ज़्यादा आंसर देने, मतलब ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाला है, वो क्वेश्चन हम चूज कर रहे हैं। होता है ना अक्सर कि वहाँ पर लिखा कि अरे ये आसानी से लिख लेंगे, इसको हम चूज कर लेते हैं। जैसे ही ये फीलिंग आ जाती है कि ये तो मैं आसानी से लिख लूँगा, आसानी से लिखना अलग बात है और उस क्वेश्चन में नंबर मिलना दोनों अलग बातें हैं। तो क्वेश्चन आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज तो करेंगे ही, बट थोड़ा सा ये भी ध्यान दो कि नंबर स्कोरिंग कौन सा है। तो भारत के जलवायु प्रदेश वाले ऐसे चीज़ों को चुनने से पहले अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप उसको ठीक से नहीं लिख सकते, राइट। देखें इन्होंने क्या लिखा कि भारत की जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी है, तथापि यहाँ जलवायु में प्रादेशिक स्वरूप पाए जाते हैं। यानी शुरुआत अच्छी है। हालांकि 6 नंबर के क्वेश्चन में शुरुआत इंट्रो जैसी बातें 15 नंबर का जब रहता है उसमें देखी जाती हैं, बट इन्होंने इन्फॉर्मेशन एकदम से करेक्ट दे दी ना कि जलवायु जो है कैसी जलवायु मानी जाती है, तो मानसूनी जलवायु मानी जाती है और प्रादेशिक स्तर पर इसमें विभिन्नता भी आती है। फिर इन्होंने इसमें लिखा है कि कई विद्वानों के द्वारा भारतीय जलवायु प्रदेशों की व्याख्या की गई। क्या व्याख्या की गई? तो उस व्याख्या को जो है वो आगे, यानी इस लेक्चर में तो ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा इस वीडियो में, तो इसका सीक्वल जो है उसमें इसको हम डिस्कस करेंगे। यानी मुख्य रूप से क्लाइमेट, उसमें कोपेन का जो वर्गीकरण आता है उसका मेंशन होना मस्ट है।
बिना उस वर्गीकरण के आपको नंबर नहीं मिलने वाले। आप ऐसा बोल दें कि तापमान, दाब, हवा का प्रवाह, आर्द्रता, ये सब जलवायु होते हैं। आप ऐसा कह दें कि उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है और शीत ऋतु भी होती है, ग्रीष्म ऋतु भी बड़ी होती है, शीत ऋतु, ये सब नॉर्थ ईस्ट में वर्षा ज़्यादा होती है। तो ये सब कहानियाँ यहाँ नहीं चलने वाली। यानी कि इनसे आप सोचो कि नंबर ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। ओके, तो इसका अगला सीक्वल, उसमें इसको कंटिन्यू करते हैं इसको, और एक नया क्वेश्चन भी उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, अनअकैडमी प्लस जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो कर लें। वहाँ पर मेरी क्लास जो है रात को 9 से 12 के बीच में रहती है। उसके लिए रेफरल कोड मुकेश लाइव या मुकेश कटारी यूज करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। थैंक यू।